नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। दिन के पहले बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है। सबसे पहले रूस के बेलगोरोड पर यूक्रेन के हमले हुए हैं। बेलगोरोड पर यूक्रेन के 4 ड्रोन हमले में 2 रूसी नागरिकों की मौत हो गई है। तो बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में 2 रूसी नागरिकों के मौत की खबर भी है। भारी नुकसान हुआ है और कहा जा रहा है कि यूक्रेन की ओर से 4 ड्रोन दागे गए इस हमले में। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार न्यूक्लियर ब्लास्ट होने का खतरा वास्तविकता में बदल सकता है। इसके पीछे यूक्रेन का ड्रोन षड्यंत्र है। दरअसल यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस ने रूस के स्मोलेंस्क में कामिकाजी ड्रोन से हमले किए। रूस का ये ड्रोन प्लांट के कूलिंग सिस्टम के पास गिरा। अब रिएक्टर में विस्फोट का खतरा मंडराने लगा है। रूसी फोर्सेज आसपास का इलाका खाली कराने में जुटी है। क्रेमलिन में आपात बैठकों का दौर भी जारी है। यूरोप के कई देश एटमी रेडिएशन की जद में आ सकते हैं। रूस ने इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया है और पुतिन कभी भी विनाशक फैसला ले सकते हैं। उनतीस जनवरी की सुबह यूक्रेन के एक एयरबेस से करीब 50 कामिकाज़े ड्रोन ने उड़ान भरी। ये ड्रोन रूस की सीमा में दाखिल हुए। रूस के रडार पर इनकी मार्किंग जैसे ही नजर आई, रूस ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। लेकिन स्वार्म ड्रोन हमले में यूक्रेन को अभूतपूर्व कामयाबी मिल गई और ये कामयाबी पूरे यूरोप में न्यूक्लियर विनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर एक साथ ड्रोन हमले किए। ड्रोन विनाश की लहर का एक टारगेट था रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस के स्मोलेंस्क प्रांत में रेका नदी के किनारे बने स्मोलेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के 2 ड्रोन इस प्लांट के करीब पहुंचे। रूसी डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन एक ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में गिरा, जिससे जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। यूक्रेन के इस हमले से पावर प्लांट का न्यूक्लियर रिएक्टर बच गया, लेकिन धमाके और आग से रिएक्टर के फटने का खतरा मंडराने लगा। क्योंकि धमाके से न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। रिएक्टर का तापमान बढ़ा तो परमाणु विस्फोट हो सकता है। प्लांट में अभी भी आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कूलिंग सिस्टम की मरम्मत का काम जारी है। प्लांट के आसपास का इलाका खाली कराया जा रहा है। स्मोलेंस्क के गवर्नर वसीली अनोखिन ने कहा है कि यूक्रेन ने पिछले 1 साल में रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर 3500 बार हमले किए। रूस ने कहा है कि यूक्रेन का यह हमला न्यूक्लियर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। न्यूक्लियर आतंकवाद से पूरा यूरोप संकट में फंस सकता है। रूस ने जो कहा है उसे समझने के लिए गूगल अर्थ के जरिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन देख सकते हैं।
रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्मोलेंस्क से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये डेस्नोगोर्स्क कस्बे में रेकी नदी के तट पर बना है। डेस्नोगोर्स्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्टाफ और आम आबादी रहती है। इसके आसपास कोई सैन्य ठिकाना भी नहीं है। यूक्रेन के हमले का मकसद सिर्फ परमाणु प्लांट को तबाह करना था। इसीलिए रूस इसे यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद करार दे रहा है। नॉर्थ वेस्ट रूस में यह परमाणु प्लांट सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। यूक्रेन ने उत्तर पश्चिमी रूस के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर 29 जनवरी की सुबह हमला किया। रिपोर्ट यह है कि ब्रिटेन के इंटेलिजेंस इनपुट पर यूक्रेन ने हमला करने में कामयाबी हासिल की। स्मोलेंस्क परमाणु प्लांट को 1975 में बनाया गया था। रूस के इस परमाणु ऊर्जा प्लांट में कुल 4 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। फिलहाल इस प्लांट के 3 न्यूक्लियर रिएक्टर से ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। इस प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट है। यूक्रेन के हमले से अगर परमाणु प्लांट का न्यूक्लियर रिएक्टर फटता है तो ये चेर्नोबिल ब्लास्ट से भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि प्लांट का रिएक्टर तब तक खतरे में है जब तक कूलिंग प्लांट दोबारा शुरू नहीं होता। अगर रिएक्टर फटा तो बड़े इलाके में रेडिएशन फैल सकता है। इसकी चपेट में सबसे पहले 4 देश आ सकते हैं। यह रूस, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड। परमाणु प्लांट पर हमले के बाद क्रेमलिन में बैठकों का दौर जारी है। रूस इस हमले के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकता है। दरअसल एक रणनीति के तहत यूक्रेन रूस के परमाणु प्लांट पर अटैक कर रहा है। रूस की रिपोर्ट है कि स्मोलेंस्क परमाणु प्लांट पर यूक्रेन 3500 बार ड्रोन हमले कर चुका है। इसके साथ ही 6 अगस्त 2024 को कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की कोशिश हुई। कुर्स्क में यूक्रेन का मकसद परमाणु प्लांट पर कब्जा करना था। यूक्रेन के युद्धबंदी सैनिक के मुताबिक ऑपरेशन यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने डिजाइन किया। कुर्स्क जंग का मकसद न्यूक्लियर रिएक्टर पर कब्जा करके रूस पर युद्ध विराम का दबाव बनाना था। पिछले महीने ही एक बम धमाके से यूक्रेनी एजेंट्स ने रूस के न्यूक्लियर फोर्सेस के चीफ इगोर किरिलोव की हत्या कर दी। अब यूक्रेन लगातार रूस के न्यूक्लियर हथियार बेस और परमाणु प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मकसद है जंग भड़काना। यूक्रेन के हमले से उसकी मंशा साफ है। वो अमेरिका और नेटो को युद्ध में घसीटने के लिए यूरोप को परमाणु चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। अगर परमाणु प्लांट में विस्फोट होता है तो रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। परमाणु विस्फोट होते ही ब्रिटेन और फ्रांस जंग में उतर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका को भी जंग में उतरना होगा। यूक्रेन यही चाहता है कि जंग भड़के ताकि युद्ध विराम समझौते से बचा जा सके, ताकि उसे रूस को जमीन न सौंपनी पड़े। इसीलिए रणनीति के तहत एटमी प्लांट पर हमले किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं ब्रेमेवका में रूस के ड्रोन हमले जारी हैं। यूक्रेन का आर्टिलरी सिस्टम भी नष्ट हो गया है। लेंसन ड्रोन से रूस के हमले किए गए हैं। रूस के हमले यहां जारी हैं। ब्रेमेवका में रूस के लगातार हमले हुए हैं। ड्रोन से अटैक किया गया है यूक्रेन के ऊपर।
और रूस के 10 शहर इस वक्त विनाश की आग में धधक रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी रूस के घातक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित रहे। अब यूक्रेन ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। यूक्रेनी फोर्स अब अपनी जमीन नहीं बचा रही है, बल्कि रूसी जमीन पर बारूदी आग लगा रही है। यूक्रेन ने हमले की ये रणनीति नाटो कमांडर्स के कहने पर बदली है। सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे नाटो और यूक्रेन की संयुक्त योजना क्या है। नेटो ने रूसी धरती पर हमले के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। यूक्रेन ने नेटो के नए प्लान के तहत रूस में अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दे दिया है। यूक्रेन का फोकस युद्ध भूमि से शिफ्ट होकर रूस में हमले पर हो गया है। नेटो और यूक्रेन पुतिन और उनकी सेना को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। विनाश की ये बड़ी आग रूस की धरती पर भड़की है। यूक्रेनी फोर्स ने सीरियल ड्रोन अटैक किया तो रूस के शहर इस तरह से धधक उठे। यूक्रेनी फोर्स ने इस बार फ्रंट लाइन से 800 किलोमीटर दूर रूसी सैन्य ठिकानों और ऊर्जा सेक्टर पर जबरदस्त प्रहार किए। हैरानी की बात यह है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से यूक्रेनी हमले को नाकाम नहीं कर सके। यूक्रेन रूस में अब नई रणनीति के तहत हमले कर रहा है। ये रणनीति यूक्रेन में मौजूद नेटो कमांडर्स ने बनाई है। इसके तहत यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के बजाय रूस के अंदर जबरदस्त हमले कर रहा है। नेटो और यूक्रेन के इन हमलों का मकसद क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस बार यूक्रेन ने रूस के किस प्रांत में विनाश की कितनी बड़ी आग भड़काई है। रूस के निजनी नोवगोरोद में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को जला दिया। स्मोलेंस्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का पावर प्लांट भस्म हो गया। तवेर में रूसी सेना के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। ड्रोन विस्फोट की वजह से ब्रियांस्क में ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को टारगेट किया तो वोरोनिश में ड्रोन विस्फोट की वजह से 6 इमारतें बर्बाद हो गईं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन ने इस बार रूस के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। ज्यादातर ड्रोन अपने टारगेट खत्म करने में सफल रहे। यूक्रेन के सीरियल विस्फोट के बाद ही रूस के करीब 10 शहरों में आपातकाल लग गया। यूक्रेन के हमले में रूस की 16 सुरक्षा दीवार और 5 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खत्म हो गए। हैरानी की बात यह रही कि इस बार भी रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहे। अब यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर युद्ध भूमि को छोड़कर यूक्रेन रूसी धरती को क्यों जला रहा है और इसके पीछे नेटो और यूक्रेन का प्लान क्या है। The
दिसंबर के महीने में रूस के परमाणु वैज्ञानिक, रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस के चीफ सहित पुतिन के 3 जनरलों की हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच जारी है। तभी मॉस्को ने यह दावा किया था कि इन हाई प्रोफाइल हत्याओं का सबसे बड़ा टारगेट पुतिन हो सकते हैं और इस साजिश के पीछे यूक्रेन की खुफिया एजेंसी हो सकती है। अब अमेरिकी पत्रकार की रिपोर्ट है कि पुतिन की हत्या की साजिश रची गई और साजिश में सीधे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल थे। क्या सच में बाइडेन प्रशासन ने पुतिन की हत्या की साजिश रची? यूक्रेन सरकार के कुछ अधिकारी सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि युद्ध का समाधान पुतिन की मौत है। अगर पुतिन नहीं रहेंगे तो यूरोप विस्तारवाद के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन भी जंग के लिए पुतिन को जिम्मेदार मानता रहा है। बाइडेन सरकार की विदाई के 9 दिन बाद ही अमेरिका के एक पत्रकार ने सनसनीखेज दावा किया है। ये अमेरिका के स्वतंत्र पत्रकार टकर कार्लसन हैं और अमेरिका के चुनाव से कुछ दिन पहले ही इन्होंने पुतिन का लंबा इंटरव्यू भी किया था। But then there was a unification, the union of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. अब टकर कार्लसन ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि पूर्व विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन बड़ी जंग छेड़ना चाहते थे। इसके लिए पुतिन की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। इसके बारे में बाइडेन प्रशासन को जानकारी थी। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण कार्लसन ने नहीं पेश किए और ना ही बाइडेन या ब्लिंकन ने इसका खंडन किया। इसके बाद रूसी संसद के स्पीकर ने चेतावनी जारी कर दी है। व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा है कि पुतिन की हत्या के षड्यंत्र के बारे में सोचना भी अपराध है। ये वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। परमाणु युद्ध का सीधा रास्ता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस मामले की जांच करानी चाहिए। रूस के स्पीकर ने दावा किया है कि अमेरिका यूरोप में पुतिन समर्थक नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा है। दिसंबर के महीने में ही रूस के 3 बड़े अहम अधिकारियों की हत्या कर दी गई। 17 दिसंबर को मॉस्को में बम धमाका करके रूसी परमाणु फोर्सेस के प्रमुख इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। उससे पहले 15 दिसंबर को कार में बम लगाकर रूस के पीओडब्ल्यू जेलर सर्गेई येवसुकोव की हत्या कर दी गई। उससे 3 दिन पहले 12 दिसंबर को मिसाइल मैन मिखाइल शात्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रूस ने कहा है कि इन सभी हत्याकांड के पीछे अमेरिका हो सकता है। रूसी संसद के स्पीकर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको को गोली मार दी गई। चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। मामलों की जांच की जाए और ब्लिंकन बाइडेन को इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 15 मई 2024 को स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको को गोली मारी गई थी। हमलावर पकड़ा गया था और फीको की जान बच गई थी। रूस ने कहा है कि यूरोप में अस्थिरता बढ़ाने के पीछे अमेरिका है और अगर पुतिन पर हमले की कोशिश भी हुई तो परमाणु युद्ध तय है। रिपोर्ट है कि रूसी आईसीबीएम मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधि बढ़ गई है। रूस ने न्यूक्लियर आईसीबीएम बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। इसके साथ ही परमाणु बॉम्बर्स को भी तैयार रखा गया है। रूस के कई बेस पर नए डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी हुई है। ये सिस्टम यूक्रेन के हमले रोकने के लिए लगाए गए हैं। यूक्रेन और बाइडेन प्रशासन पुतिन की हत्या करके युद्ध विराम की कल्पना करते रहे हैं, लेकिन रूस के रुख से साफ है कि अगर राष्ट्रपति की हत्या के षड्यंत्र का एक भी सबूत मिला तो रूस परमाणु हमले के लिए तैयार हो चुका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, चासेव्यार में रूस का हमला हुआ है। यूक्रेन के सैन्य कैंप पर गोलाबारी की गई। अखमत फोर्सेस ने बड़े हमले किए हैं। आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लेकिन इस बीच ट्रंप के स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क के अपील ने वापसी उनकी उम्मीदों को जगा दिया है। और आखिर कैसे होगी सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। Those 9 Merlin engines now. ये तस्वीर 6 जून 2024 की है, जब सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची तो खुशी से डांस करने लगी। Lots of cheering here in the room. Big अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स को गले लगा लिया। her blue flight suit. And followed shortly behind by Commander of Starliner, Butch Wilmore. मगर अब ये खुशी चिंता में बदल गई है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की जान स्पेस में अटकी है। वजह है स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में आई खराबी। सुनीता गई तो 13 दिनों के लिए थी, लेकिन यान में हीलियम गैस लीक से ऐसी खराबी आई कि अब 7 महीनों का वक्त बीत चुका है और अब भी वो वहां फंसी हुई है। लेकिन अब सुनीता की वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है और उसकी वजह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क से की गई अपील। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर मस्क से इस मामले में मदद की अपील की। उन्होंने लिखा, मैंने इलॉन मस्क से कहा है कि अंतरिक्ष में फंसे हमारे 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द लेकर आएं, जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने अंतरिक्ष में मरने के लिए छोड़ दिया है। वो कई महीनों से स्पेस स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है सभी सुरक्षित होंगे। शुभकामनाएं इलॉन। उधर इलॉन मस्क ने भी इस पर जवाब दिया और साफ कहा कि स्पेसएक्स जल्द ही उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगा। मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पेसएक्स से स्पेस स्टेशन में फंसे 2 अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द घर लाने के लिए कहा है। हम जल्द ही उन्हें वापस लाने का मिशन शुरू करेंगे। पिछले 7 महीनों में सुनीता विलियम्स का बुरा हाल हो चुका है और उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो धरती पर वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यहां तक कि वो अब चलना भी भूल गई हैं। इतने दिनों तक अंतरिक्ष में रहने से सुनीता की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि अंतरिक्ष का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। सबसे अहम है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का ना होना। इसकी वजह से शरीर के तरल पदार्थ ऊपर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से चेहरे और शरीर में सूजन बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर का लेवल भी खराब होने लगता है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर स्पेसएक्स पर टिकी है, इस उम्मीद में कि जल्द सुनीता धरती पर वापस लौट आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब वो रिपोर्ट जो हवाई यात्रा की दुनिया में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। अमेरिका सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरने वाला विमान बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। इस विमान की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ 30 मिनट में 1500 किलोमीटर का सफर तय कर लेगा। हवाई उड़ानों की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आने जा रही है। यात्री विमानों को नई गति मिलने जा रही है। विमान आवाज की गति से भी तेज उड़ान भरेंगे। अमेरिका सुपरसोनिक विमान बना रहा है, वो विमान जो सुपरसोनिक रफ्तार से उड़कर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा।
अमेरिका जो विमान बना रहा है उसका नाम है XB-1। इसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अट्ठाईस जनवरी को XB-1 सुपरसोनिक विमान का तीसरा टेस्ट हुआ। विमान का तीसरा टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। विमान ने तीसरे टेस्ट में 2761 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। यही वो रफ्तार है जिसके कारण इसे दुनिया का पहला और इकलौता सुपरसोनिक यात्री विमान कहा जा रहा है। इस विमान का निर्माण अमेरिकी कंपनी बूम टेक्नोलॉजी कर रही है। भारत की राजधानी दिल्ली से मुंबई की दूरी करीब 1350 किलोमीटर है। अगर XB-1 विमान दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरे तो यह यात्रियों को सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा देगा। यही वजह है कि हवाई उड़ानों की दुनिया में यह विमान एक क्रांति माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, रूसी सेना को डोनेट्स्क में बढ़त हासिल हुई है। नोवोसियोल्का पर रूस का कब्जा, ज़ेपोरिज़िया की तरफ बढ़ी रूसी सेना। और वही रूसी सेना को डोनेट्स्क में बढ़त हासिल हुई। यूक्रेनी फोर्स का हथियार गोदाम तबाह हो गया। नोवोयेलिजावेतोव का रूस का कब्जा यहां पर हो चुका है। और यूरोप में युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोशिश की है। उन्हें उम्मीद है कि पुतिन सीज फायर पर सहमत हो सकते हैं। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि अगर पुतिन की शर्तें मान ली जाती हैं तो युद्ध विराम 4 महीने में नहीं बल्कि 2 से 4 हफ्ते में हो सकता है। लेकिन पुतिन ने इतनी कड़ी शर्तें रखी हैं जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान होना तय है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम की कोशिश को ही झूठा करार दिया। इस बीच ट्रंप का डबल गेम सामने आया है। युद्ध विराम की कोशिश के बीच यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप यूरोप में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे पुतिन के विस्तारवाद को रोका जा सके। पिछले 48 घंटे से यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। जुलाई से जनवरी तक 2900 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। कुर्स्क के अलावा डोनेट्स्क और ज़ेपोरिज़िया में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। इतने जबरदस्त हमले रूस कर रहा है जिससे अंदेशा लग रहा है कि रूस जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाला है, जिससे तय होगा कि रूस के हमले कब तक जारी रहेंगे या फिर युद्ध विराम को तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी भी अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने 100 दिन का नया ब्लूप्रिंट दिया जिस पर ज़ेलेंस्की तो तैयार नहीं हुए, लेकिन रूस ने कुछ शर्तें लगा दी हैं। रूस की शर्तें बताए उससे पहले जान लीजिए अभी कहां पर रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेला है। भारी तबाही मचाई है। कुर्स्क में रूस के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया के सैनिक फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं, जिससे यूक्रेनी सैनिकों के हौसले पस्त हो रहे हैं। जबकि इसी तरह डोनेट्स्क के 70% इलाके पर कब्जा कर लिया है और आगे सैनिक बढ़ रहे हैं। कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह कर दी हैं, जबकि क्रीमिया में यूक्रेन ने हमले किए तो उसका जवाब रूस ने ओडेसा पर हमले करके दिया है।
3 जगहों पर भीषण हमले के अलावा यूक्रेन के 4 स्टेट में भी रूस का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। अभी तक रूस ने पिछले साल जुलाई से अब तक 2900 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रुकी नहीं है। यानी बैकडोर से नेटो और अमेरिका यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। इजराइल से यूक्रेन को अमेरिका द्वारा बनाई 90 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजे गए हैं। ये खेप यूएस एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 के जरिए पहुंचाई गई है, जिसे पोलैंड के एयरपोर्ट पर उतारा गया, फिर वहां से यूक्रेन भेजा गया है। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम भेजने का फैसला बाइडेन शासन में लिया गया था। ट्रंप चाहते तो बाइडेन शासन में यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को अब रोक सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। ट्रंप के रुख को देखते हुए नेटो देशों ने भी अपने हथियार गोदाम के दरवाजे यूक्रेन के लिए खोल दिए हैं, जिससे ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ने लगा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही युद्ध विराम कराने के लिए बढ़ेंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके युद्ध विराम में अड़चन पड़ सकती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कहते रहे हैं कि जब तक यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रुकेगी, तब तक युद्ध विराम पर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती है। अब पुतिन ने फिर कहा है, अगर रूस की शर्तें मान ली जाती हैं, तो 1 हफ्ते में युद्ध विराम हो सकता है। पुतिन ट्रंप के 100 दिन के प्लान पर तो तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बदलाव के साथ सीज फायर को मान सकते हैं।